हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो जैसा कि सबको पता है, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के लिए, तो जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, हम सभी को पढ़ते हुए आज पहुंचे अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पढ़ ली है, कहें तो बात करें तो हमने अपना पढ़ा था वेस्पर थ्योरी, पढ़ा था VSEPR, ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो इन्हीं सबको पढ़ने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी MOT पे, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इन सब में भी हमने देखा किस तरीके से दो एटम यानी दो परमाणु पास आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, एक दूसरे को कहें तो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है उनका स्पिन, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तब बॉन्डिंग होते हैं, यानी जिसके फलस्वरूप पूरा जिसके फलस्वरूप हमारा बॉन्ड बनता है, जिसके कारण एटम आपस में जुड़ते हैं। और जब वो न्यूट्रलाइज नहीं करते यानी उदासीन नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को, तब बॉन्डिंग नहीं होती, यानी तब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। ये हमने अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, है ना। और वेस्पर थ्योरी भी हमने देख ली थी, जो कि रिपल्सन था, किस तरीके से बॉन्ड का रिपल्सन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, है ना। इसके लोन पेयर का रिपल्सन होगा, हमने वेस्पर थ्योरी में देखी थी, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की जो कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स थे जिनकी ज्योमेट्री मिल रही थी, कोई बेंड कहें तो कोई वी शेप्ड था, कोई हमारा ऑक्टाहेड्रल था, कोई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, है ना, कहें तो कोई चतुष्फलकी था। तो वेस्पर थ्योरी जो थी वो कहें तो इलेक्ट्रॉन कहें तो बॉन्डों के रिपल्सन पे थी, ठीक है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिसाइड हो रही थी ना। तो अब उन सबको पढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। ये भी एक तरीके का कहें तो एक प्रकार की सिद्धांत है जो बताती है किस तरीके से एटम का मिलान होता है। मिलान का मतलब किस तरीके से एटम आपस में मिलते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको देखना है कि कौन कौन सी बातें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी बातें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको बताती है। तो सबसे पहले तो बात करें तो जो एटम होते हैं उनको हम तरंग फलन के थ्रू दिखाते हैं। तरंग फलन की बात करें तो साइज, ये सिंबल होता है किसी भी तरंग फलन का। ठीक है, तो तरंग फलन ये तरीके का होता है, इसी के थ्रू हम किसी एटम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन करना मतलब इसी सिंबल के थ्रू हम किसी एटम को बताते हैं। जब ये इस तरीके का होगा तो इसको हम बॉन्डिंग बोलेंगे, या तो यहाँ पे इस मान में लिख देंगे बॉन्डिंग। लेकिन जब इस तरीके से होता है तब इसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करें तो बात आएगी कि इस थ्योरी को दिया किसने था, है ना, यानी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसको हम संक्षेप में MOT बोलते हैं। ठीक है, MOT हम बोलते हैं। इस थ्योरी को दिया किसने था, बात यही आएगी। पहले जाने कि किसने दिया था, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इस थ्योरी में हैं। ठीक है, तो बात करें तो 1932 में, यानी कि 1932 में साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है F. हुंड, ये एंड RS मुलिकन। ये दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। कौन से? 1932 में हुए F. हुंड एंड RS मुलिकन। इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के बारे में बताया था, यानी इस थ्योरी के सिद्धांत को, इस थ्योरी की प्रॉपर्टीज को इन्हीं दोनों ने मिल करके बताया था। ठीक है, तो अब बात करें तो इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया क्या, तो इन्होंने कहा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसा हमने देखा कि जो समान ऊर्जा के आ रहे थे, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि MOT के अंतर्गत, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका नाम है आणविक कक्षक सिद्धांत, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जो जब एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु, है ना, जो परमाणु होंगे वो जब नजदीक आएंगे, तो कहने का मतलब जो सेम लगभग समान ऊर्जा, कहें तो उनकी ऊर्जा लगभग समान होगी, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लगभग ऊर्जा समान होगी, वे ही आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये पहली बात इन्होंने बताई थी कि समान ऊर्जा के ऑर्बिटल ही, यानी समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में संयोग करेंगे। और दूसरी बात की जो ऑर्बिटल संयोग करेंगे, यानी परमाणु के जो ऑर्बिटल संयोग करेंगे, वो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि पार्शियली संयोग करेंगे, आधा या थोड़ा, कुछ नहीं, पूरी तरीके से संयोग करेंगे और फिर नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, क्या नए ऑर्बिटल? अभी तो
ऑर्बिटल संयुक्त, लेकिन अब जब बनाएंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अभी तक वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, यानी परमाणु कक्षक थे, ठीक है। पहले वो परमाणु कक्षक थे, लेकिन जब वो मिल करके संयोग करके नया ऑर्बिटल बनाएंगे तब वो हमारे क्या कहलाएंगे, आणविक कक्षक। तब वो हमारे आणविक कक्षक कहलाएंगे, ठीक है, आणविक कक्षक। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है क्या, आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है। तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके नए बनाएंगे, कौन से, आणविक कक्षक, और जितनी, ये भी वही बात की, जितनी कक्षा में संयोग करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जितने एटम संयोग कर रहे थे उतने ही नए ऑर्बिटल बन रहे थे ना, ठीक उसी तरीके से जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे ठीक उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बात है इसमें कि आणविक कक्षक उतने बनेंगे। फिर बात आएगी ये दो तरीके के आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है, दो तरीके के आणविक कक्षक। जैसे बात करें तो एक कक्षक बनता है, एक हमारा होता है बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं आबंधन, ठीक है। एक हमारा आणविक होता है जिसको हम आबंधन आणविक कक्षक बोलते हैं। देखिए आणविक कक्षक एक होता है हम जिसको बोलते हैं आबंधन आणविक कक्षक, एक आबंधन आणविक कक्षक होता है, और इसी में दूसरा बनता है प्रत्याबंधन, प्रत्याबंधन जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इस थ्योरी में दो प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं। और इन दोनों का फॉर्मेशन होता कैसे है भाई, दो ऑर्बिटल हैं तो इनका सम्मत कहें तो इनका जो निर्माण होगा, इनका फॉर्मेशन होगा, वो होगा कैसे। तो बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड बनता है हमारे इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी एटम के अंतर्गत जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हीं के कारण बनता है बॉन्ड। तो जब बॉन्डों की डेंसिटी यानी बॉन्डों का घनत्व जहां पे ज्यादा होगा वहां पे फॉर्मेशन होगा आबंधन आणविक कक्षक का, यानी यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग होगी वहां, ठीक है। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होगी वहां पे होगा प्रत्याबंधन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग, यानी वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, और बात करें तो जब ऊर्जा की बात आएगी, क्योंकि हमको ऊर्जा के बारे में बताना है, ठीक है, तो ऊर्जा की बात आएगी तो जो प्रत्याबंधन होगा यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, आबंधन आणविक कक्षक की तुलना में। कहने का मतलब कि जो ऊर्जा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होगी वो कम होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुलना में, जबकि जो मिलने वाले यानी मिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, परमाणु कक्षक होंगे, उनकी ऊर्जा इनके मध्य होगी, ठीक है। अभी जब इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा तब आपको इनकी ऊर्जा के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करें तो एक पॉइंट और इसमें कि जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे होते हैं, यानी जो हमारे परमाणु कक्षक होते हैं, वो एक एटम के द्वारा, एक परमाणु के द्वारा प्रभावित होते हैं। कौन से, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जबकि जो हमारे आणविक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो पॉलीसेंट्रिक होंगे। पॉलीसेंट्रिक का मतलब कहें तो एक से अधिक एटम्स के द्वारा प्रभावित होंगे, यानी एक से अधिक परमाणुओं के द्वारा वो प्रभावित होंगे, ठीक है। अभी हम उसको लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं, सभी पॉइंट जितनी भी प्रॉपर्टी जिसकी होती है इस सिद्धांत की, जितने भी गुण होते हैं उसको हम भी एक लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं, ठीक है। तो टोटल इतनी बातें, और इसके थ्रू यानी इस थ्योरी के अंतर्गत हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की कहें तो मैग्नेटिक बिहेवियर यानी चुंबकीय गुण उसका कैसा है, वो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा, या अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय मतलब चुंबक के द्वारा खींच लिया जाएगा, यानी आकर्षण बल आकर्षित कर लिया जाएगा। इसके बारे में हम बताते हैं इसी के अंतर्गत, और इसी में हम जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम बंद कोटि बोलते हैं। तो देखते हैं हम इसी के अनुसार कुछ जो प्रॉपर्टी यानी जो मेन फीचर्स हैं इस थ्योरी के, उसको हम लाइन बाय लाइन यानी कहें तो क्रम से एक एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस थ्योरी के अंतर्गत इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी इन आबंधन कक्षकों और प्रतिआबंधन कक्षकों के पास होती है। और हम देखेंगे फिर इसका फॉर्मेशन भी किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। लेकिन उससे पहले कुछ जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टी या मेन पोस्टुलेट्स जो हैं आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन से फीचर यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी मॉलिक्यूल रखते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात क्या, द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
कहने का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जो इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत होंगे, भाई हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल के बारे में ही बातें करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा वो किसमें होगा, इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब कई, वेरियस मतलब कई ना, तो वेरियस यानी कई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कई आणविक कक्षकों में वितरित होगा। जैसे बात जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में वो विभिन्न कक्षाओं में होते हैं ना, विभिन्न ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे उसमें विभिन्न कक्षाओं में होते हैं, एस में हुए, पी में हुए, पी में 3 कक्षक है, तीनों में अलग अलग, तो ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे। कोई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, कोई अगले वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर तब समझ में होगा जब भी हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब उसमें हम देखेंगे ना कौन कौन से ऑर्बिटल बने हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, मैंने पहले ही बताया कि लगभग समान ऊर्जा की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कंबाइनिंग होंगी। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री, ये प्रॉपर सिमेट्री वाली बात जाननी पड़ेगी ना। प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी एनर्जी तुलना योग्य है, ठीक है, ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी एनर्जी तुलना योग्य है तथा है एंड प्रॉपर सिमेट्री, और कहें तो उपयुक्त सम्मिति। अब उपयुक्त सम्मिति का मतलब कहें तो एक्सिस, सेम एक्सिस होगी, ठीक है, उपयुक्त सम्मिति। प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वे ही परमाणु कक्षक आपस में संयोग करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग बराबर यानी तुल्य एनर्जी हो। तो लगभग जब एनर्जी बराबर होती है तो उसी को हम तुल्य एनर्जी के बोलते हैं ना, कि हाँ उनकी तुलना की जा सके, तो ऐसे ही तुल्य एनर्जी की लगभग बराबर होगी। एंड प्रॉपर सिमेट्री, और कहें तो एक उपयुक्त सम्मिति हो, ठीक है, तभी वो एक दूसरे से संयोग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक बनाएंगे। फिर देखिए अगली बात क्या, अगली बात, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, ठीक है, व्हाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। तो मैंने भी पहले बताया था कि जो एटॉमिक कक्षक होंगे यानी परमाणु कक्षक होंगे वो मोनोसेंट्रिक होंगे। तो मोनोसेंट्रिक का मतलब है कि वो जो होंगे वो कहने मतलब वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के द्वारा यानी एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होंगे। कोई भी एटम होगा तो एटम एक होगा ना, जिसके पास एक ही नाभिक होगा, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ एक एटम के द्वारा प्रभावित होंगे। तो उसी तरीके से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसमें वो सब यानी परमाणु कक्षक होंगे वो एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होंगे, इसलिए उसको मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने एटम मिल करके उस मॉलिक्यूल का निर्माण किए हैं, तब यानी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किए हैं वो डिपेंड करेगा क्या, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यानी इसीलिए इसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटलों ने मिल करके उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाया, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया है, निर्माण किया है, ठीक है। यानी सीधी बात, द एटॉमिक परमाणु कक्षक जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, यानी एक एकल केंद्रीय, और इसको बोलते हैं बहुकेंद्रीय, ठीक है। मोनोसेंट्रिक मतलब एकल केंद्रीय, यानी जो हमारे परमाणु कक्षक होंगे वो एकल केंद्रीय होंगे, जबकि जो हमारे आणविक कक्षक होंगे वो बहुकेंद्रिक होंगे, ठीक है, यानी बहुत से नाभिकों के द्वारा वो प्रभावित होंगे, जबकि एटॉमिक वाले यानी जो हमारे परमाणु कक्षक होंगे वो सिर्फ एक नाभिक के द्वारा प्रभावित होगा। अगली बात देखिए क्या है, चौथी बात की, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये वही बात हाइब्रिडाइजेशन वाली, जैसे उसमें जितने ऑर्बिटल मिल करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे संख्या दोनों की बराबर थी, ठीक उसी तरीके से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे उनकी संख्या भी बराबर होगी, यानी जितने मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो अब बात करें अगर दो बनते हैं, देख लीजिए पांचवा पॉइंट इसमें होगा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं आपस में तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और वो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, देखिए एक उसमें हमारा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
देखिए देखिए अगली बात यानी पांचवी बात की मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं आपस में, ठीक है। अगर दो मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए क्या, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड आर कंबाइंड, है ना। अब ये बताया कि जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे कंबाइन, देन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, टू माने दो एटॉमिक बने तो दो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ठीक है। यानी जब दो बनेंगे यानी दो परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तब दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो ही आणविक कक्षक का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से पहला होता है या कहे तो एक होता हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आबंधन आणविक कक्षक। क्या, आबंधन आणविक कक्षक। आबंधन आणविक कक्षक, ठीक है। जबकि इस एंटी बॉन्डिंग वाले को हम बोलते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक। प्रति आबंधन आणविक कक्षक, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करेंगे तब वहां पे बनेगा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं आबंधन आणविक कक्षक, और दूसरे वाले को बोलते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक, ठीक है। और बात करें तो जो इनकी एनर्जीज होती है, देखिए अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसी में, क्या, जो इनकी एनर्जी होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो होती है कम, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो होती है ज्यादा। देखिए क्या, द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is lower, यानी the energies of bonding molecular orbitals is lower and hence जब एनर्जी कम होगी, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तब उसकी जो है तो उसका जो स्टेबिलिटी यानी उसका जो स्थायित्व होता है वो अधिक होता है ना, है ना। यानी क्या, द एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी यानी जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। और इसी तरीके से बात करें तो लिख सकते हैं कि जा वाइल द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए ये तो इसके लिए हो गया, वाइल जबकि द एनर्जीज ऑफ while the energies of anti-bonding molecular orbitals anti-bonding molecular orbitals are greater, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे यानी
प्रति आबंधन आणविक कक्षक होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो होगी ज्यादा, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तब वो अनस्टेबल होगा, यानी कह सकते हैं हेंस लोअर, या बोल सकते हैं हेंस लोअर स्टेबिलिटी ना, बोल सकते हैं हेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर हेंस, या therefore बोल सकते हैं हेंस स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ग्रेटर स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्मॉलर स्टेबिलिटी या लोअर स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी होगी कम, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी, यानी जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे यानी प्रति आबंधन आणविक कक्षक होंगे उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी लोअर, है ना, एनर्जी तो ज्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी उनकी लोअर होगी, ठीक है, ये बात है इसमें। तो हाँ, और बात की ये लोअर और हायर एक दूसरे से होगी, लेकिन किस मात्रा में ज्यादा होगी या किस मात्रा में कम होगी, तो बताएं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी जो परमाणु कक्षक मिल करके आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे उनकी एनर्जी से बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी उनकी एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। अभी जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा तब आप देखिएगा ये बात। अब फिर बात करें तो जिस तरीके से हम 6 पॉइंट हो गए और देखिए 7वां पॉइंट हम बात करें तो हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हम किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी के बारे में बात हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड बनेगा, और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जहां पे कम होगी वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा, ये तो हमको पता है ना। तो बात करें तो जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी किस तरीके से दिखाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में यानी परमाणु कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब दिखाते हैं तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल वही तो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो ठीक उसी तरीके से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कहें तो एटॉमिक यानी परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दिखाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दिखाएंगे यानी आणविक कक्षक के लिए दिखाएंगे तभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही इसको दिखाएंगे। तो देखिए तो देखेंगे हम कि किस तरीके से और भी बातें बची हुई हैं। हमने ये बताया ना कि जिस तरीके से जब हम परमाणु की बात करते हैं तब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों की होना, इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण करने के लिए जो हम दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पे, परमाणु कक्षक में, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी को हम परमाणु कक्षक में दर्शाते हैं। ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी आणविक कक्षक में भी हम आणविक कक्षक का उपयोग करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए। वही कह रहा है क्या, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की घनत्व अराउंड इन ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल है तो उसमें ढेर सारे ग्रुप का मतलब समूह होगा, विभिन्न नाभिकों का समूह होगा ना, तभी तो वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाई जाएगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू यानी कि आणविक कक्षक के अनुसार दिखाई जाएगी, है ना। देखिए अगली बात क्या, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ प्रिंसिपल ओबेइंग द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हुंड्स रूल। तो कहने का मतलब जिस तरीके से हम परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर रहे थे उन 3 नियमों के आधार पे, कौन सा, एक बाउ का प्रिंसिपल था जो कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, दूसरा था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, और तीसरा था हुंड्स रूल यानी हुंड का नियम जिसको हम हुंड का युग्मन नियम भी बोलते हैं। जैसे इन नियमों का पालन करके हम इलेक्ट्रॉनों को भरते थे परमाणु कक्षक के अंतर्गत, उसी तरीके से हम इन्हीं तीनों नियमों का पालन करके यानी इन्हीं तीनों नियमों को फॉलो करके ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे यानी आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन्स को व्यवस्थित करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात थी यानी ये 8 पॉइंट थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही 8 बातें हमको
याद रखनी है। ठीक है, तो अब बारी है कि अब उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यानी आणविक कक्षकों को निर्माण यानी आणविक कक्षकों का निर्माण हम किस तरीके से करेंगे। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारे आणविक कक्षक है उनका निर्माण किस तरीके से होगा। देखिए क्या हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्माण। और इसमें क्या ये इसी तरीके से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCAO, शॉर्ट में इसको LCAO अप्रोक्सीमेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, LCAO अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन, क्या परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। ठीक है, तो परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं यानी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो अब देखेंगे किस तरीके से जो परमाणु कक्षक होते हैं यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका संयोग रैखिक संयोग किस तरीके से होता है। तो पहले तो बात करें तो जो हमारी यांत्रिकी कहें तो जो हमारा तरंग यांत्रिकी है, वेव यांत्रिकी यानी वेव मैकेनिक्स, वो कहता है कि हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को इस तरीके से दिखा सकते हैं यानी साई के रूप में, तरंग फलन। ठीक है, तरंग मैकेनिक्स यानी तरंग यांत्रिकी कहती है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम साई के थ्रू दिखा सकते हैं। तो कहने मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल साई को दिखाएगा। ठीक है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम साई से दिखा सकते हैं, ये कहता है। और फिर बात करें तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, और ये साई जो है वो एम्पलीट्यूड को भी दिखाता है। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड दिखाता है यानी इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को, इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को भी ये दर्शाता है। तो जो ये बात थी कि रैखिक संयोग वाली, तो जब एक इलेक्ट्रॉन थे यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने श्रोडिंगर नाम सुना होगा, श्रोडिंगर जो थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के लिए हल निकाला था। जैसे ये होगा साई एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका जो हल निकलता है यानी इसका जो सॉल्व होता है वो श्रोडिंगर समीकरण के अनुसार होता है, श्रोडिंगर के द्वारा। तो श्रोडिंगर ने जो निकाला था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे परमाणु, ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एटम में ही एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एटम में एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इसका हल निकाला था। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वहां पे ये थ्योरी यानी श्रोडिंगर की, जो श्रोडिंगर ने कहा था कि सॉल्व होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन से अधिक में, तो श्रोडिंगर वहां पे फेल हो जाते हैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, तो उसी के बाद यानी उसी दुविधा को दूर करने के लिए हमारा LCAO अप्रोक्सीमेशन आया, यानी कि परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग आया। ठीक है, यानी परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग के द्वारा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग है ये होता किस तरीके से है। ठीक है, तो पहले तो बात करें जो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग है इसको हम मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप से किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए हमको कोई एग्जाम्पल लेना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हम मान लीजिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से ही हम चलते हैं। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए एक एटम हम मानते हैं, कौन सा? एक एटम को मान लेते हैं हम ए। देखिए हाइड्रोजन इस तरीके से बनता है H। एक एटम को हम ए मान लेते हैं, एक एटम को मान लेते हैं बी। देखेंगे एक एटम हमारा रहा ए और एक एटम हमारा बी, दोनों हाइड्रोजन ही हैं। ठीक, तो इसमें पहले जो इसका ऑर्बिटल होगा उसको हम किससे दर्शाएंगे? साई से। देखिए साई से, इसको भी साई से, तो अलग अलग है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, साई ए और साई बी। ठीक है, ये हमने लिखा। और जो इसका मॉलिक्यूल बनेगा ए बी, इनके संयोग से जो मॉलिक्यूल बनेगा लीनियर कॉम्बिनेशन से, उसको ए बी, तो उसका सिंबल क्या? सिर्फ साई। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके लिए सिर्फ सिंबल साई है अभी। तो दो तरीके से मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेगा यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एक आबंधन परमाणु कक्षक और एक हमारा प्रति आबंधन परमाणु कक्षक बनेगा ना। ठीक है, तो गणितीय रूप से कहा जाता है कि ये जो दोनों तरंग फलन हुए ये संयोग करते हैं, एक तो धनात्मक संयोग करते हैं और एक ऋणात्मक संयोग करते हैं। अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए दो तरीके से ये संयोग करते हैं, साई ए प्लस माइनस साई बी, इस तरीके से। ठीक है, दो तरीके से संयोग करते हैं और बनाते क्या है? ए बी मॉलिक्यूल यानी साई बनाते हैं।
ठीक है, अभी ये साई है सिर्फ, तो समझिएगा कि साई अभी सिर्फ बनाए हैं तो दो तरीका है, एक तो प्लस और एक तो माइनस। तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये दोनों प्लस प्लस ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, क्या प्लस प्लस ओवरलैपिंग, बात करें इसमें भी ओवरलैपिंग ही होगी तभी, ठीक है, जो प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी तब हमारा बनेगा बॉन्डिंग। देखिए किस तरीके से, जब ये दोनों प्लस प्लस बनाएंगे, देखिए यहां पे साई ए प्लस साई बी, तब हमारा बनेगा साई बॉन्डिंग। ये बी हो गया, बी का मतलब है कि साई बॉन्डिंग बने, यानी आबंधन होगा यहाँ पे, ठीक है। और बात जब ये दोनों प्लस और माइनस का संयोग होगा इस तरीके से, तब यहाँ पे बनेगा साई एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को दिखाने का तरीका ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बॉन्डिंग, ठीक है, और ये हमारा होगा एंटी बॉन्डिंग, है ना। ये बॉन्डिंग ये वाला, और ये एंटी बॉन्डिंग, यानी जब प्लस का संयोग होगा, है ना, जब प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी तब हमारा बॉन्ड बनेगा, यानी कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब डिफरेंट होगा, यानी प्लस माइनस होगा, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, तब प्लस माइनस का मतलब समझना है, वो कहे तो लोप, प्लस लोप और माइनस लोप, हमने जब कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, एस ऑर्बिटल का आपस में संयोग, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग बताया था ना, तब तो ये होगा। और इसको साई साई से दिखाया गया, तो बॉन्डिंग वाले को एक सिंबल और हम दिखाते हैं, देख लीजिए, बॉन्डिंग वाले को देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, देखिए यहाँ पे कौन सा क्या कर रहे थे हम, साई ए प्लस माइनस साई बी मिल करके बना रहे थे साई, ये था। तो बात करें तो जो ये साई ए ये वाला होता है हमारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इनको हम दर्शाते कैसे हैं, बात यह आएगी ना कि हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को किस तरीके से दर्शाते हैं, है ना। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। बात करें इसको हम जब सिग्मा बनता है तब इस तरीके से दिखाते हैं, देखिए सिग्मा, ये तरीका होता है, या तो इसको गोल कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से सिग्मा, ये दिखाएगा हमारा बॉन्डिंग, जबकि एंटी बॉन्डिंग हमारा दिखाता है सिग्मा इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण किस तरीके से करते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसमें हम देखेंगे। तो इस तरीके से एक साइड जहां पे बॉन्डिंग होगा वहां पे इस तरीके से, जहां पे एंटी बॉन्डिंग होगा यानी यहाँ पे प्रति आबंधन होगा, वहां पे इस तरीके से हम सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी सिंबल का यूज इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब परमाणु कक्षकों का योग होगा, ठीक है, यानी परमाणु कक्षकों का योग जब होगा तब हमारा बनेगा साई बॉन्डिंग, यानी कि जिसको सिग्मा से हम दिखाते हैं। और जब परमाणु कक्षकों का घटाव होगा, या कहे तो परमाणु कक्षकों का जब हमारा अंतर होगा, यानी अंतर से बनेगा जब, तब हमारा बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। जब पाई बनेगा तब पाई, जब सिग्मा बनेगा तब सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिग्मा क्यों, क्योंकि हमें H के लिए है, H में सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं 1s, तो इसीलिए सिग्मा, यस जब बनते हैं तब सिग्मा होता है, पता है ना, एस कॉम्बिनेशन से सिग्मा, जब पी बनाएंगे तब पाई बनाएंगे, तो कहने मतलब ये सिग्मा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल इसको ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ पे सिग्मा लिखिएगा, अन्यथा सिग्मा हटाइएगा तो उसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है, ये होता है। फिर बात करें तो इसको, यानी प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं भाई, प्लस प्लस हुआ तो कहने मतलब रचना हो रही है ना, इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है तब फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है, यानी विनाशी कॉम्बिनेशन होता है, तब बनता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी प्रतिआबंधन आणविक कक्षक, ठीक है। ये पूरी बात हुई इसके लिए। अब फिर बात करें तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इनकी ऊर्जा के बारे में बात की थी ना, तो ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे चलेंगे, कि या तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लीजिए तब हम ऊर्जा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनता है। अब हम ऊर्जा देखते हैं किस तरीके से होती है, ठीक। इसको या फिर यहाँ पे साई ए है तो साई ए भी लिख सकते हो, ओके। देखिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं किस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा। देखिए तो इसका हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ यहाँ, एक बॉन्डिंग के लिए, एक एंटी बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। ग्राफ यहाँ पे भी बनाते हैं, ठीक है।
ये रहा। तो इसमें एक तरफ हम रखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक तरफ हम रखेंगे बॉन्ड डिस्टेंस, या बोल सकते हैं कि हाँ बॉन्ड डिस्टेंस रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारी ना। देखिए इन्हीं दो ग्राफ के थ्रू ही हम समझेंगे कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या इस तरीके से बनता है, देखिए हम बनाते हैं ग्राफ को यहां से, ये हमारा एक के लिए होगा, अभी इसको हम बनाते तब बताते हैं। देखिए ये हुआ, अब देखिए ये है क्या, ये है हमारा साई ए के लिए, यानी अभी हमने साई ए साई भी बनाया था ना, ये हमारा साई ए के लिए होगा, और ये हमारा है साई बी के लिए, ठीक है। और ये जो रेड से दिखाया जा रहा है वो हमारा है, वैसे ही लिख देते हैं, देखिए ये हमारा होगा साई ए बी के लिए, साई बॉन्डिंग के लिए, यानी यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, यानी ये क्या है, हाँ इस वाले ग्राफ पे हमारा होता है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड लेंथ को दिखाता है और ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाती है, यहाँ भी हमारा बॉन्ड लेंथ को दिखा रहा है, बॉन्ड लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, या फिर बोल सकते हैं हम कि दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो पहला ग्राफ ये किसके लिए है, बॉन्डिंग के लिए। ये देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, ये साई ए यानी जो पहला वाला आइटम होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला फिगर, और जो दूसरा वाला होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला फिगर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम स्क्वायर से दिखाते हैं, ये तो सिर्फ सिंबल था, तरंग फलन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इसको स्क्वायर करते हैं, यही होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा, और इसका भी स्क्वायर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दर्शाता है, ठीक है। ये केस है बॉन्डिंग की, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या कह सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। देखिए ये हमारा किसके लिए, हमारा बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन सी है, ये है दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये कम है ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में ग्राफ हम बनाते हैं, ये इस तरीके से, और देखिए क्या बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से बना, और यहाँ पे बनेगा इस रूप में, देखिए ठीक है, ये बना, और इसी तरीके से यहीं से ये, तो कहने का मतलब देखिए इसमें कौन सा, ये हमारा होगा साई ए के लिए, साई ए का स्क्वायर, और ये हमारा होगा साई बी का स्क्वायर, जबकि ये जो रेड वाला है वो हमारा किसके लिए है, यहाँ पे साई बॉन्डिंग था, लेकिन वो हमारा होगा साई एंटी बॉन्डिंग के लिए, क्या, साई एंटी बॉन्डिंग के लिए, इसका स्क्वायर, कौन सा, ये भी और ये भी, यानी ये दोनों जो कर्व दिखा रहे हैं वो साई एंटी बॉन्डिंग के लिए दिखाने, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो तल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोड, नोड यानी कि एन, तो नोड क्या होता है, नोड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसी को नोड बोलते हैं। तो कहने का मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले ग्राफ में ये कौन सा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग
ठीक है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग के लिए है। तो कहने का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि वहां पे एक नोड भी है। नोड यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कम है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनके बीच की दूरी कम है ना, ए यानी उनके बीच की दूरी जो बॉन्डिंग वाले न्यूक्लियस हैं उनसे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है? तो बात करें तो इनकी एनर्जी, ठीक है, तो जो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी होती है, अभी हमने बताया जो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी होती है वो कम होती है। किससे? जो परमाणु कक्षक यानी जो परमाणु कक्षक जुड़ करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक बना रहे हैं उनसे कम होती है। किसकी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो कंबाइनिंग यानी कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है इसको भी देख लीजिए। वो इसलिए कि बॉन्डिंग वाले में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच की इनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो कम है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इसमें है और कुछ हिस्सा इसका इसमें है, यानी कि दोनों की ओवरलैपिंग ज्यादा है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों के वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं, यानी उसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? इनका जो न्यूक्लियस का प्रतिकर्षण होगा उनकी तुलना में जो इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं वो उनका जो आकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो ज्यादा होता है प्रतिकर्षण की तुलना में। इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है यानी आबंध बनता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग की बात करें, प्रति आबंधन की बात करें, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों उनके बीच में जो रिपल्सन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है और जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है वो आकर्षण से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए वहां पे एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। भाई जब प्रतिकर्षण होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, पता है ना। तो प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है और इसी वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि जिसकी ऊर्जा कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम, यानी उसका स्थायित्व कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का। आप हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लिख दिया है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। इसके लिए बात ध्यान देने वाली यही है कि ये दोनों, ठीक है, तो बात यही है ध्यान देने की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। मैंने बताया कि बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा है वो कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा देते हैं आपको, किस तरीके से एनर्जी को कम ज्यादा हम दिखाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, ग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप ये छोटा सा फिगर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ इंक्रीजिंग एनर्जी और ये दिखाया गया इंक्रीजिंग एनर्जी, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं साई ये इस साइड में है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उधर साई भी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये भी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो भी, जबकि ऊपर वाले में लिखा गया है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हायर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों जो बीच में है साई ए और साई बी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो संयोग करके बना रहे हैं। ऊपर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन जो बॉन्डिंग नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। जबकि जो ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है यानी प्रति आबंधन आणविक कक्षक बन रहा है उसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल यानी इन परमाणु कक्षकों से अधिक है ना। यही बात मैं भी बता रहा था। ठीक है, तो यही है इसके लिए यानी एलसीएओ एप्रोक्सीमेशन यानी परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। यही है परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। इस तरीके से जब धन धन ओवरलैपिंग होती है तब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है यानी बॉन्डिंग बनती है, और जब धन ऋण यानी विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, जो रचनात्मक व्यतिकरण था और विनाशी व्यतिकरण जब होता है तब यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण जब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब बॉन्डिंग नहीं होती, यानी तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक। ठीक है, तो इतनी बात। और बात करें तो जब रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता था यानी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है तब उसमें अभी हमने जो ग्राफ में देखा था कि जो यहाँ पे बॉन्डिंग वाले के लिए कि जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी एक दूसरे एटम्स की वो एक दूसरे में कुछ हिस्से धसी हुई थी ना, जबकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एकदम दूर दूर थी। कहें तो सिर्फ हल्का सा सटा हुआ था जहां पे नोड था, जहां पे इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की संभावना नहीं थी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए देखते हैं हम अगला पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके होने से ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन
होता है। तो देखेंगे कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या, कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल का संयोग जिनकी शर्त पे होगा ताकि उससे हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक है उसका निर्माण हो सके। देखिए पहला पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग कर रहे हैं ये जरूरी है कि उनकी जो एनर्जी है वो सेम हो या तो नियरली सेम हो। तो इससे कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर किसी एटम का 1s ऑर्बिटल है, मान लीजिए किसी का 1s ऑर्बिटल है, तो दूसरे वाला एटम का भी 1s ऑर्बिटल ही होना चाहिए, तभी ये संयोग होगा, यानी तभी ये कंबाइन होंगे, अन्यथा कंबाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, या बोल सकते नियरली सेम है दूसरे एटम की पहले एटम की। लेकिन अगर यहाँ पे 1s के बजाय 2s लिख देते हैं, 3s लिख देते हैं, यानी एक का 1s और दूसरे का 2s या 3s आता है, तब संयोग नहीं होगा, यानी तब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और ऐसा कब संभव है, यानी इनका संयोग कब संभव है, जब यानी 1s हो, कहने का मतलब 1s तब होगा जब सेम ऑर्बिटल के हों, यानी सेम एटम के हों। सेम एटम मतलब बोल सकते हैं कि सेम बोल सकते हैं सेम एटम मतलब वही एटम ना हो, दूसरा जैसे हाइड्रोजन का एक एटम हो दूसरा भी हाइड्रोजन का ही एटम हो, ऑक्सीजन का वही एक एटम हो दूसरा भी ऑक्सीजन का ही एटम हो, तब की केस में ही ये होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होंगे तभी ये संयोग होगा, अन्यथा संयोग नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन है पहली। दूसरी कंडीशन क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी जो मॉलिक्यूल की एक्सिस होगी, मॉलिक्यूल का जो अक्ष होगा, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु कक्षकों का अक्ष होगा वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब मान लीजिए हम परमाणु कक्षक यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था यानी आणविक कक्षक था, उसका जो अक्ष यानी उसकी जो सममिति है उसको हम मान लीजिए जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड यानी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उनकी भी एक्सिस जेड ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी जेड है तो उनकी भी एक्सिस 2pz ही बोल सकते हैं, 2pz वाला ही आएगा, तभी तो जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो उनकी एक्सिस होगी वो 2pz होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब हमने जेड माना है मॉलिक्यूलर एक्सिस को यानी आणविक कक्षक की एक्सिस को सममित को हमने जेड माना है, तब वहां पे एक का 2pz और दूसरे का 2pz ही संयोग करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही दोनों संयोग करेंगे जेड के ऊपर, यानी जेड एक्सिस जब मॉलिक्यूल का लिया जाएगा तो यही दोनों संयोग करेंगे, एक एटम का 2pz और दूसरे का भी 2pz। ऐसा नहीं होगा कि एक का 2pz हो या फिर इसी पे 2px 2py संयोग करें, ऐसा नहीं होगा। जब भी संयोग करेंगे जेड एक्सिस पे तो 2pz और 2pz ही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक का 2pz हो दूसरे का 2px या 2py हो, या इसी जेड एक्सिस पे ही 2px और 2py हो, संभव नहीं है। ठीक है, जब जो सम्मित है वही होगा। दूसरी शर्त ये होगी। और तीसरी शर्त देखिए क्या, तीसरी शर्त है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ये तो पता है कि जब मैक्सिमम एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होगी तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी तब बॉन्डिंग फॉर्मेशन आसानी से होगी, और जब मिनिमम एक्सटेंट में यानी कहें तो कम से कम मात्रा में अतिव्यापन होगा तब बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना। इसलिए मिनिमम कहें तो इसलिए मैक्सिमम ओवरलैप यानी अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब बारी है कि हम बात करें तो आणविक कक्षकों के प्रकार, कितने प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देख लीजिए कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो बात करें, हमने अभी तक दो ही बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, है ना। तो उन्हीं बॉन्डों के आधार पे हम नामकरण करेंगे। अभी देखिए किस तरीके से, यानी कौन सी हेडिंग हम पढ़ेंगी, हेडिंग पढ़ेंगे हमारी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, आणविक कक्षकों के प्रकार।
देखिए किस प्रकार से आणविक कक्षक कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो बात करें तो जो आणविक कक्षक हमारे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इस क्रम में। देखिए एक तो पाए जाएंगे सिग्मा, ठीक है, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। अगला पाया जाएगा पाई के रूप में, ठीक है। एक पाया जाता है इसी तरीके से डेल्टा, और इसी तरीके से सब क्रम से चलते हैं। सिग्मा, पाई, डेल्टा, जीटा, थीटा सब कुछ पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यानी पाई आणविक कक्षक हमारा डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेंगे कैसे, किस तरीके से हम मॉलिक्यूल में या किस तरीके से हम मॉलिक्यूलों में इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। नामकरण ही करते हैं हम, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किस तरीके से हम इनका नामकरण करेंगे उसको भी देखिए। तो बात करें तो जब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एस ओवरलैपिंग होती है, पढ़ा है हमने। और पाई बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन वो एक्सिस से डिफरेंट एक्सिस पे होगी, सेम एक्सिस पे होगी तो वहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब मान लीजिए 1s संयोग किया, देखिए मान लीजिए 1s और 1s संयोग किया, एक एटम का 1s दूसरे एटम का 1s, तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यानी आणविक कक्षक बनेगा वो दो बनेगा ना। एक बनेगा कौन सा, सिग्मा बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, और एक बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरीके से बी लिखते हैं तो बॉन्डिंग, और ये वाला सिंबल लिखते हैं तब इसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग, है ना। या फिर बी भी ना लेके इसको हटा ही देते हैं। ऐसे ही जब ये सिंबल बनता है तब बॉन्डिंग, यानी कि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जब ये वाला सिंबल बनता है तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये 1s है ना, इसलिए इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी इसको जब हम नामकरण करते हैं तब हम लिखते हैं, देखिए जब 1s अन्वेष में तो इनका अक्ष जो मॉलिक्यूल का अक्ष होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल अक्ष के सम्मित ही होंगे। तो जब 1s अन्वेष होते हैं तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s, ठीक है। बड़े में लिखे इसी तरीके से सिग्मा 1s लिख देते हैं, और इसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। इस तरीके से नामकरण करते हैं। इनकी सम्मित यानी अक्ष जो होता है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के यानी मॉलिक्यूलर अक्ष के आणविक अक्ष के ही समान होता है, ठीक है। और इसी तरीके से बात करें जब हम पी के लिए चलते हैं, मान लीजिए हम पी वाला जब पाई बनता है, पाई बॉन्डिंग जब होती है, पता है सिग्मा वाला सेम अक्ष था, जब पाई अक्ष था यानी पाई बॉन्डिंग बनी थी यानी पाई बॉन्ड बना था, तब अक्ष जो था वो डिफरेंट था, है ना। यानी उनकी जो सम्मित थी वो सेम नहीं थी। तो देखिए, लेकिन जब कंडीशन बनी कि जेड एक्सिस ले लें, मॉलिक्यूलर एक्सिस जो हो वो जेड हो, तब की केस में बनता था ना क्या, 2pz और 2pz, ये केस बनती थी ना, 2pz, तब भी यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि ये दोनों संयोग करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना। तो कहने का मतलब कौन सा बनेगा, ये नामकरण होगा सिग्मा 2pz, एक बनेगा जब संयोग करेंगे तो एक ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 2pz, और एक ही हमारा बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, यानी ये दो प्रकार के ऑर्बिटल, एक तो यहाँ बना सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, और यहाँ पे 2pz, सिग्मा 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये तो बात हुई सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, ठीक है। अब बारी है कि अगर 2py हो 2pz हो सकता है ना, 2py हो और 2py यानी एक्सिस जो हो वो डिफरेंट हो। ये तो जेड एक्सिस था, मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस कोई भी एक ले सकते हैं, एक्सिस होगी 1s, किसी भी एक्सिस में होता है 1s, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड था। अब बारी है कि अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस x या y ले लिया जाए तब कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात करें तो जो 2px और 2py एक्सिस होती है उसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो हमें पता है कि वो सम्मित नहीं होते हैं, यानी जो 2px और 2py के थ्रू बॉन्डिंग बनेगी उसको पाई बॉन्ड बनता है ना, क्या 2px और 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो जो इस तरीके से बॉन्डिंग है 2px और 2px में, वो जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा उसके सम्मित तो होगी नहीं, एक कहने का मतलब पैरेलल बनेगा ना, जेड एक्सिस ही सम्मित होती है, जेड एक्सिस जो कि बन गया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब px और py संयोग करेंगे तब तो एक्सिस तो सम्मित होगी नहीं, यानी उनका तो सम्मित नहीं होगा, वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो कहने का मतलब उसमें बॉन्डिंग जो होगी, वहां पे बॉन्डिंग कौन सी बनती है, हमने बताया थी वहां पे बॉन्डिंग बनती है, वो बनती है हमारी पाई बॉन्ड,
ठीक है, यहाँ भी पाई बॉन्ड ही बनता है। ये बताया था ना कि पाई बॉन्ड बनता है जब एक्सिस सेम नहीं होती, यानी सममित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसमें भी जब पीएक्स पीएक्स मिलेंगे तब दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक को हम बोलेंगे क्या, देखिए जब पीएक्स पीएक्स मिलेंगे तो एक को बोलेंगे हम पाई 2px और एक को बोलेंगे हम पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। क्या बोलेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, यानी कि एक बना पाई बॉन्डिंग और एक बना पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला बना है ना, क्योंकि एक से दो संयोग कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे नए, एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नामकरण करते हैं हम इस तरीके से। जबकि बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, बॉन्ड हमारे यही बन रहे हैं, सिग्मा बन रहा है, पाई बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, इसी तरीके से बॉन्ड बनते हैं। ये हुआ। और इसी तरीके से जब जेड वाले संयोग करते हैं, यहीं पे देख लीजिए, जब जेड वाले संयोग करते हैं कौन से, एक्स वाई वाले 2py 2py, तब यहाँ भी दो बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है हमारा पाई 2py, ये बॉन्डिंग होता है, और एक बनता है हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इसी तरीके से हम नामकरण करते हैं सभी बॉन्ड्स का। ठीक है, यानी चार बॉन्ड इस तरीके से चार नामकरण हमने कर दिया। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इसी तरीके से पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और हमारा पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। क्या कह सकते हैं, तो पाई 2py आबंधन आणविक कक्षक और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग यानी प्रति आबंधन आणविक कक्षक। ठीक है, बोल सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने बताया इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। और भी जितने बॉन्ड बनेंगे 3px 3py या 3pz 3s, उनका भी नामकरण इसी तरीके से करते जाएंगे हम। ठीक है, यह है आणविक कक्षकों के प्रकार इस प्रकार के होते हैं, इस तरीके से हम उनका नामकरण करते हैं। अब बारी आएगी इनको पढ़ने के बाद की, हाँ, और बात करें तो ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में तो नोड होता नहीं है क्योंकि भी हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, पाई बॉन्ड यानी बॉन्डिंग में गैपिंग नहीं होती, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी के बीच में एक नोड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन वो सिर्फ एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता, बॉन्डिंग में नोड नहीं होता है, बॉन्डिंग में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना 0 हो, यानी शून्य हो। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने पढ़े हैं ये सब, इनकी ऊर्जा किस तरीके से, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, तो इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इनकी एनर्जी के बारे में, इनका ऊर्जा आरेख भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक जो भी यानी जो कोई भी बात ना समझ में आई आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे और भी लोगों का भला हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।